हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और जो वीडियो लेक्चर आपको भेजे गए हैं उनका स्टडी आप लोग कर रहे होंगे। ठीक है ना। तो उसी सीक्वेंस में एक बार फिर से आपका इस वीडियो लेक्चर में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में सीखेंगे विद्युत रासायनिक श्रेणी के बारे में और उससे जुड़े हुए जो क्वेश्चंस होते हैं उनके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। ठीक है ना। तो चाहे आप एकेडमिक की तैयारी कर रहे हो या फिर नीट की हो या फिर जेई मेंस की हो, जैसी भी हो, सभी में हर एक चैप्टर का जो बेसिक पॉइंट्स होता है वो तो आवश्यक है ही। ऐसा नहीं है कि आप बिना उसको पढ़े हुए आगे निकल जाएंगे। तो इसमें भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है। तो आज हम लोग इस पर पूरी चर्चा करेंगे, कैसे कंफ्यूजन को क्लियर किया जाए, हर एक चीज़ की मीनिंग आपको क्लियरली एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है ना, स्पष्ट रूप से बताएंगे। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक क्या है? विद्युत रासायनिक श्रेणी। ठीक है। तो चूंकि नाम लिखा हुआ है पहले, तो सबसे पहले हम यही सीखेंगे कि विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है। ठीक है ना। व्हाट का आंसर सबसे पहले आना चाहिए। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है, इसको देखते हैं। तो देखिए कैसे इसको डिफाइन करेंगे। यहाँ पर देखिए हमने मेटल्स का मानक अपचयन विभव, या इसी को आप कह सकते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव, यहाँ पर मैंने लिख रखा है। ठीक है ना। अब इसमें आप क्या देख रहे हैं कि माइनस में 3.05 सबसे टॉप पर है और सबसे नीचे देखिए 2.87 है। यानी ये सीरीज आप इसी के नीचे होनी चाहिए थी, लेकिन जगह नहीं तो मैंने साइड में बना दिया है। तो आप इसको ऐसे मानिए, कंटिन्यूअस एकदम से ऐसे, यानी ये टॉप हो गया और ये बॉटम हो गया, मतलब ये सबसे ऊपरी सिरा और ये सबसे निचला वाला। तो आप इसमें क्या देख रहे हैं कि जो ये इलेक्ट्रोड विभव है इसका आपको एक बढ़ता क्रम मिलता जा रहा है। ठीक ना, ये बढ़ता क्रम। ओके। तो यही क्या है, आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे, इसकी परिभाषा कैसे देंगे, वो मैं तरीका बताता हूं आपको। कि विभिन्न धातुओं के, ये तमाम धातुएं हैं, कुछ इसमें अधातुएं भी हैं। तो विभिन्न धातुओं और अधातुओं को उनके मानक अपचयन विभव या मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते क्रम में अथवा घटते क्रम में व्यवस्थित करने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे ही क्या कहा जाता है? विद्युत रासायनिक श्रेणी कहा जाता है। ठीक है ना। इसका जो ये इलेक्ट्रोड विभव का मापन है, इसके लिए मैंने पिछला वीडियो बनाया हुआ था, कैसे मापन करते हैं वो सारी बातें उसमें समझाई हुई है। ठीक ना। अगर आपको समझना है, आप इस वीडियो से देखना शुरू कर रहे हैं, तो पिछले वाला जरूर आप देखें। ओके, तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये है विद्युत रासायनिक श्रेणी। ओके। अब इसमें देखिए कुछ तो आपको, कुछ के इलेक्ट्रोड विभव या मानक इलेक्ट्रोड विभव कुछ धातुओं के आपको क्या दिख रहे हैं? नेगेटिव में दिख रहे हैं। यहां से लेकर यहां तक हाइड्रोजन का 0 है, क्योंकि इस इलेक्ट्रोड का स्वेच्छा से कितना मान लिया गया था? 0.00 वोल्ट। और इसी के सापेक्ष सारी धातुओं और धातुओं के इलेक्ट्रोड विभव का मापन किया भी जाता है। ठीक है। अब नेगेटिव का क्या अर्थ है और पॉजिटिव का क्या अर्थ है, ये आपको समझाते हैं। तो जिनके सामने नेगेटिव लगा है, सीधा सा अर्थ है कि जिनके सामने नेगेटिव लगा है उन धातुओं का वास्तव में अपचयन नहीं हुआ होगा। वो सब के सब क्या हुई होंगी? ऑक्सीकृत हुई होंगी। कब? जब इन धातुओं के इलेक्ट्रोड बनाए गए होंगे और उसको हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ करके सेल बनाई गई होगी। ठीक ना। आपको याद हो पिछले वीडियो में, तो ऐसे जिसका मापन करना होता था उसको हमने किससे जोड़ दिया था? ये मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है और ये धातु इलेक्ट्रोड है। ठीक ना। एक रफ फिगर हमने बना दिया यहाँ पर। ये वोल्ट मीटर हो गया, ये सॉल्ट ब्रिज लगा दिया, तो ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हो गया SHE। ठीक ना। तो जब यही वाला है, इसके साथ हमने जिस मेटल को जोड़ा, अगर इस मेटल पर ऑक्सीकरण हुआ, तो जिन जिन मेटल पर ऑक्सीकरण हुआ या जिन अधातु पर ऑक्सीकरण हुआ, उनके सब के सामने क्या लगा होगा? उनके विभव के आगे नेगेटिव लगा दिया जाएगा। ठीक है। और जिनका, मान लीजिए इसमें से कोई मेटल मैंने यहाँ जोड़ी, मान लीजिए कॉपर यहाँ जोड़ दिया इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ, और इस पर अपचयन की क्रिया हुई, तो उसके सामने प्लस लगाया हुआ है। यानी यहाँ पर
हमको अपचयन के रूप में प्रदर्शित करना होता है, और चूंकि इन सभी धातुओं या अधातुओं का अपचयन ही हो रहा है, तो जो हो रहा वही मैंने लिख दिया है, और साइन चेंज करने की, चिन्ह बदलने की कोई जरूरत यहां नहीं पड़ी। लेकिन इन धातुओं को मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ने पर इन सभी पर ऑक्सीकरण की क्रिया हुई, लेकिन हमको दिखाना है अपचयन के रूप में, इसलिए सबके चिन्ह बदल दिए गए हैं। ठीक है ना, तो ये चिन्हों का अर्थ हो गया। तो नेगेटिव लगा है तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि वास्तव में इसका क्या हुआ रहा होगा, ऑक्सीकरण। ठीक ना, दिखाया है अपचयन के रूप में, इसलिए मैंने माइनस लगा दिया है। और ये जो हमने प्रदर्शित किया है, ये सब सिंबल जो आपको दिख रहे हैं, ये रेडॉक्स युग्म हैं। जैसे लिथियम का है तो ये ऑक्सीकृत अवस्था हो गई और ये अपचयित अवस्था हो गई। ठीक ना, तो ये रेडॉक्स युग्म के रूप में इनको प्रदर्शित कर दिया गया है। अब जिस धातु के रेडॉक्स युग्म का मान जितना नेगेटिव होता है, वो धातु उतनी ही ज्यादा सक्रिय मानी जाती है। ठीक ना, ये अर्थ निकलता है। तो जब इस रूप में पूछा जाए तो भी बात वही है। और अगर आपसे कह दिया जाए कि लिथियम धातु पोटेशियम धातु में तुलना करनी पड़ जाए कि मान लीजिए लिथियम धातु और पोटेशियम धातु में कौन ज्यादा सक्रिय है, तो इस वैल्यू को देखकर आप वही चीज बताएंगे। क्योंकि इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मान क्या है, बहुत कम है, इसकी तुलना में इसका कम है, तो ये ज्यादा रिएक्टिव होगी और ये कम रिएक्टिव होगी। जैसे जैसे ये वैल्यू बढ़ती जाएगी वैसे वैसे क्रियाशीलता घटती जाती है। यहां पर धातुओं के केस में क्रियाशीलता का क्या अर्थ है, क्योंकि क्रियाशीलता का जो क्राइटेरिया है, जो दृष्टिकोण है, वो धातुओं और अधातुओं के लिए अलग है। धातु में क्रियाशीलता कंपैरिजन अगर आपको करना है, तुलना करनी है, तो इस बात को ध्यान में रखना होगा कि कौन सी धातु कितना सरलता से इलेक्ट्रॉन को त्यागती है। जो जितना सरलता से त्यागेगी वो उसकी क्रियाशीलता उतनी ही ज्यादा होगी। और अधातुओं के केस में जैसे ये है फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ये धातुएं भी हमने ले रखी हैं। तो अधातुओं के केस में इसका उल्टा है, जो अधातु जितनी सरलता से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगी वो उतना ही ज्यादा सक्रिय मानी जाएगी। ठीक है ना, तो ये तो एक कॉमन सेंस की बात हो गई, मतलब एक थ्योरी टाइप का हो गया, यह बात आप ध्यान में रखेंगे। और यहां से भी रिलेट करना सीख लीजिए वैल्यू। हाँ, एक चीज आपको और बताएं कि ये सारी वैल्यूज आपको याद करना जरूरी नहीं है। ठीक है ना, बस इनका मीनिंग आपको समझ में आए कि अगर वैल्यू लिख के प्लस साइन लिखा हुआ है तो क्या मीनिंग निकालेंगे, और माइनस साइन लिखा हुआ है तो क्या मीनिंग निकालेंगे। ठीक है ना, अगर लिखते समय, ऐसे लिखते पढ़ते समय याद हो गया आपको तो कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं करना कि आप परेशान हो जाएगा हमको याद नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, इनकी ज़रूरत नहीं है। अमूमन जब क्वेश्चंस दिए जाते हैं आपको तो ये सारी वैल्यूज दी जाती हैं। ठीक है ना, तो मीनिंग समझना है, इसका अर्थ समझना है, जिससे आपको वैल्यू दी जाए और आप निकाल सकें। ठीक है, तो यहाँ पर एक ट्रेंड भी है, अभी वो बताएंगे। तो ये बात क्लियर हो गई कि ये सब क्या दर्शाए गए हैं, रेडॉक्स युग्म। आप बुक में देखेंगे तो इनको ऐसे भी लिखा हो सकता है, ऐसे भी लिखा जा सकता है। जैसे मान लीजिए लिथियम का लिखना है तो लिथियम को ऐसे दिखाएंगे, Li प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स आउट Li। तो इतना बड़ा लिखने के बजाय हमने ये लिख दिया, इसमें ये और ये मिलकर रेडॉक्स युग्म बनाएंगे, वही हमने दर्शा दिया है। ठीक ना, देखिए सभी अपचयन के रूप में लिखे हुए हैं। देखिए यहाँ प्लस है, यहाँ कोई चार्ज नहीं, मतलब इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण कर लिया। सब अपचयन के रूप में लिखे जाते हैं, कोई ऑक्सीकरण के रूप में नहीं लिखा था। ठीक है ना, जबकि इनका वास्तव में, इनका इस हाइड्रोजन जो यहाँ हमने सेल बनाई है, इस तरह से अगर हम बनाएं और इन धातुओं को कनेक्ट करें SHE से, तो इन सब पर ऑक्सीकरण की क्रिया होगी। चूंकि अपचयन में दिखाना है इसलिए सबका नेगेटिव लगा दिया गया है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब इसमें जो ट्रेंड की हम बात कर रहे थे, क्या क्या ट्रेंड हो सकता है वो देखिए ध्यान से। कि जैसे मान लीजिए आप इस विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे आएंगे, अगर ऐसे ऊपर से नीचे आ रहे हैं, ठीक ना, यहां भी बना देते हैं वही सीक्वेंस, ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो क्या होगा, इन धातुओं की अपचायक क्षमता में कमी होगी। क्या हो गया ये जो सीक्वेंस हो गया, ये हो गया अपचायक क्षमता का घटता क्रम।
ठीक ना, अपचायक क्षमता का घटता क्रम। तो इस क्रम से मतलब इस तथ्य से आप क्या निष्कर्ष निकालेंगे? तो देखिए, अगर आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं, अपचायक क्षमता घटती चली जाएगी। आप ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं, मान लीजिए आपको सीक्वेंस नहीं भी याद है और 4 धातुएं उनके वैल्यूज दी हैं, तब भी आप कंक्लूजन निकाल सकते हैं। देखिए, जैसे जैसे इलेक्ट्रोड मानक अपचयन विभव का मान जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे अपचायक क्षमता घटती जा रही है। ठीक ना, तो रिलेशन आपको अपने याद करने के लिए क्या बना लेना है कि मानक अपचयन विभव, यहां अपचयन पूरा लिख दें, अपचयन, चलिए इतना लिख देते हैं, अपचयन विभव ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/, अपचायक क्षमता। ऐसे भी आप नोट कर सकते हैं। ये सिर्फ अपने याद करने के लिए है, ऐसा कोई रिलेशन मतलब क्वांटिटेटिव रिलेशन नहीं है, ये केवल याद करने के लिए है। क्वालिटेटिव गुणात्मक संबंध आपको बता देगा कि मानक अपचयन विभव अगर ज्यादा तो अपचायक क्षमता कम। तो इसका मतलब अगर ये इसका देखें आप, तो सबसे ज्यादा अपचयन विभव इसी का है, मानक अपचयन विभव। इसका मतलब इसकी अपचायक क्षमता सबसे कम होगी, और सबसे कम इसका है, इसका मतलब लिथियम की अपचायक क्षमता सबसे ज्यादा होगी। अपचायक क्षमता का मतलब क्या होता है? ये 11th क्लास के ऑक्सीकरण और अपचयन चैप्टर में मौजूद है, आप उसको भी अध्ययन करें। मैंने पहले ही चैप्टर के शुरुआत में बता दिया था कि इन चैप्टर्स का अध्ययन आपके लिए और अच्छा होगा इसको समझने के लिए। ठीक है ना। देखिए, वास्तव में लिथियम ये घटना करता है कि लिथियम जैसे संपर्क में आता है, इस इलेक्ट्रोड इसका बनाया था, वैसे ही क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन त्यागता है। ठीक ना, यानी इसकी इलेक्ट्रॉन त्याग करने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है, और ये इलेक्ट्रॉन त्याग करके ऑक्सीकृत हो जाता है। ठीक है, तो जो पदार्थ जितनी सरलता से ऑक्सीकृत होता है, इसका मतलब क्या है कि उसने अपने अंदर से बहुत सरलता से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। तो जब सरलता से निकाला तब दूसरे को मिल पाएगा, और जिसको मिलेगा वो अपचयित हो जाएगा। इसीलिए बोला जाता है कि लिथियम ने अपनी तरफ से सरलता से निकाल करके दूसरे को दे दिया, अर्थात उसको अपचयित कर दिया। तो इसकी अपचायक क्षमता मानी जाती है। ठीक ना, खुद ऑक्सीकृत हो रहा है, दूसरे को अपचयित कर रहा है, तो जो दूसरे को अपचयित करेगा उसकी अपचायक क्षमता कही जाएगी। तो ये सारी धातुएं अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालती हैं और दूसरे को अपचयित कर देती है, इसलिए इनकी अपचायक क्षमता के बारे में बात करी जा रही है। अब इसकी अपचायक क्षमता मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन निकालने की कोई टेंडेंसी नहीं होती है नॉर्मली, तो इसलिए इनके लिए अपचायक क्षमता की बात करना उचित नहीं होता है। इनके लिए ऑक्सीकारक क्षमता की हम बात करेंगे। किसके लिए? इन अधातुओं के लिए, स्पेशली ये जो इस पे मार्कर लगा रहे हैं, ठीक है ना, इन अधातुओं के लिए I2 है, Br2 है, Cl2F2 है। ठीक है, तो एक बात ये क्लियर हुई कि अपचायक क्षमता का तरीका आप समझ पाए क्या है क्या नहीं है। ठीक है ना, तो इस वैल्यू से आप अपचायक क्षमता का बारे में अनुमान लगा सकते हैं। अभी हम एक क्वेश्चन आपको और अलग से कराएंगे, आपसे पूछेंगे भी। ठीक है ना। अब देखिए, अपचायक क्षमता का घटता क्रम हो गया। अब इसी सीक्वेंस को हम और क्या बना सकते हैं, चूंकि अपचायक क्षमता का घटता क्रम है, इन धातुओं की इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा होती है, तो इस बात को भी तो हम कह सकते हैं कि अगर विद्युत रासायनिक श्रेणी में आप ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति में कमी आती जाएगी। ठीक है ना, यानी यहां पर आप इसी के पैरेलल लगा सकते हैं कि मानक अपचयन विभव इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति के। यानी अगर मानक अपचयन विभव का मान ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति भी क्या होगी, कम होती चली जाएगी। मानक अपचयन विभव, और ये हो गया अपचायक क्षमता था, यहां इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति। ठीक ना, कई तरह से एक क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। ठीक ना,
दो चीजें आपके समझ में आ गई। अब तीसरी इसी में और क्या बना सकते हैं, ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति। तो अगर अपचयक क्षमता का यह घटता क्रम है तो ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति का बढ़ता क्रम मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। यानी जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे आएंगे, जैसे जैसे इलेक्ट्रोड विभवन के बढ़ेंगे, वैसे वैसे इनकी ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति क्या होती जाएगी, ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति इनकी घटती जाएगी। ओके, यानी इसकी ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति ज्यादा है, सबसे ज्यादा है, और जिसकी ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति ज्यादा होती है उसकी अपचयक क्षमता भी ज्यादा होती है, ठीक ना। देखिए इलेक्ट्रॉन इसने बहुत तेजी से निकाल दिया, यानी बहुत इजिली ऑक्सीकृत हो गया। ऑक्सीकृत हो गया, दूसरे को अपचयित कर देगा इसका इलेक्ट्रॉन। तो जुड़े हैं दोनों एक साथ कि जिसकी अपचयक क्षमता जितनी ज्यादा होगी उसकी ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति भी उतनी ज्यादा होगी, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब इससे एकदम से मिलता जुलता टर्म, जैसे हमने बात करी है अपचयक क्षमता की, एक टर्म ये हो गया। ऐसे हम बात कर सकते हैं ऑक्सीकारक क्षमता की, ऑक्सीकारक क्षमता, ठीक है ना। तो अगर हम किसी विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे जाएं तो इस क्षमता में क्या होगा, तो डेफिनेटली निश्चित रूप से इसके अपोजिट चीज है ये, तो उल्टा भी क्रम मिलेगा हमको। यानी अपचयक क्षमता का अगर घटता क्रम है ऊपर से नीचे जाने पर, तो ऑक्सीकारक क्षमता का कौन सा क्रम हो जाएगा, बढ़ता क्रम हो जाएगा, ये बढ़ता क्रम, ठीक है ना, एक दूसरे का अपोजिट है। तो इस बात को पूरी तरह से समझ लीजिएगा, 2 मिनट आप चिंतन मनन कर लीजिए, कंफ्यूजन ना हो। बहुत सारे पॉइंट्स लिखने की यहां जरूरत नहीं है कि आप ढेर सारा नोट्स बनाएं, इसमें एक टर्म से जुड़ा हुआ मामला है, एक चीज आप समझ लीजिए बस, ठीक है ना, कि मेटल्स हैं, मेटल में हमेशा ध्यान रखिएगा इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति होती है। अब किसकी सबसे ज्यादा है, लिथियम की, ठीक ना। तो जो जितना इजिली त्याग करता है वो उतना ही जल्दी ऑक्सीकृत हो जाएगा, अर्थात उसकी ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति उतनी ज्यादा होगी, ठीक है, और उसकी अपचयक क्षमता भी उतनी ज्यादा होगी। तो अगर अपचयक क्षमता ज्यादा हुई तो ऑक्सीकारक क्षमता भी कम हो जाएगी। ओके, तो ये तो रहा जो वैल्यूज से आप निकाल सकते हैं। अभी हम क्वेश्चंस भी करवाते हैं इस पर, तो और क्लियर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। अब एक चीज और समझाते हैं। चूंकि आपको बताया कि जो धातु सबसे ऊपर है लिथियम, ये सबसे ज्यादा क्रियाशील है, तो एक फैक्ट इसका और है विद्युत रासायनिक श्रेणी का, कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो धातु ऊपर होती है, तो ऊपर नीचे हम ज्यादा नहीं करते, मतलब इस तरह का सेंटेंस ठीक नहीं लगता, फिर भी जो मैंने यहां बनाया है इसमें आप कह सकते हैं ऊपर नीचे, क्योंकि किसी में क्या होता है ये सीक्वेंस घटते क्रम में दिया जाता है, हमने यहाँ बढ़ते क्रम में बना दिया। तो आपको पता लगा बुक में आपने देखा वो किस क्रम में है, हमारे से अपोजिट क्रम में है, तो ऊपर कौन पहुंच जाएगा, फ्लोरीन पहुंच जाएगा, ठीक ना। तो इसलिए इस रूप में हम बात ज्यादा नहीं करते, फिर भी चूंकि यहाँ मैंने बना रखा है तो उस कर लेते हैं और आपको तरीका दूसरा भी समझा देते हैं। तो एक धातु अपने से नीचे की धातु, अर्थात एक धातु जिसका मानक अपचयन विभव सबसे कम है, वो अपने से ज्यादा मानक अपचयन विभव वाली धातु को उसके लवण के विलयन से प्रतिस्थापित कर देती है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। देखिए जैसे मान लीजिए यहां पर मैं किसी का एग्जांपल ले लूं, जैसे मान लीजिए हमारे पास जिंक है, ठीक ना, और हमारे पास FeSO4 का विलयन है, एक्वस सॉल्यूशन, यानी एक पात्र था उसमें हमने क्या भर रखा है, फेरस सल्फेट का विलयन भर रखा है, और इसमें लाके हमने क्या डाल दिया, जिंक चूर्ण डाल दिया, जिंक को डाल दिया इसमें। तो हम क्या देखेंगे कि जिंक SO4 बन जाएगा और आयरन सेपरेट हो जाएगा। इसका मतलब जिंक ने Fe को प्रतिस्थापित कर दिया। मतलब क्या हुआ, क्यों कर रहा है, क्योंकि जिंक का मानक इलेक्ट्रोड विभव या मानक अपचयन विभव क्या है, कम है, और आयरन का इसकी तुलना में ज्यादा है। हम गणितीय रूप में बात कर रहे हैं, ठीक ना। तो इसका ज्यादा है, इसलिए जिंक ने आयरन को उसके लवण के विलयन से प्रतिस्थापित कर दिया, ठीक है ना। अगर
इनको और दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है। आपसे पूछेंगे कि क्या कारण है कि कॉपर सल्फेट के नीले विलेन में अगर हम जिंक डाल दें तो कॉपर सल्फेट का नीला वैलेंस का रंग गायब हो जाता है। ये कॉपर सल्फेट है, नीला रंग का होता है ये। तो अब देखिए पूछने का तरीका बदल दिया ना, इसमें रंग के हिसाब से पूछ रहा है कि कॉपर सल्फेट का नीला वैलेन था, उसमें हमने जिंक डाल दिया या आयरन की कील डाल दी तो उसका नीला रंग गायब हो जाता है। ऐसा क्यों? ठीक है, तो दोनों में से कोई बातें करी जाएं। देखिए आयरन ये है, जिंक ये है, और ये दोनों का मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान कॉपर के, देखिए कॉपर का तो धनात्मक हो गया ना, कॉपर से बहुत ही कम है। इसका मतलब ये दोनों धातुएं कॉपर की तुलना में बहुत ज्यादा क्रियाशील हैं। तो जब क्रियाशील हैं तो क्या करेंगे, लवण के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देंगे, और जैसे ही कॉपर विस्थापित होगा तो क्या बन जाएगा, यहां रिएक्शन लिख देते हैं हम। जैसे मान लीजिए जिंक डाला हमने कॉपर सल्फेट के विलयन में, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा कॉपर अलग हो जाएगा और जिंक सल्फेट बन जाएगा। तो जब जिंक सल्फेट बन जाएगा कॉपर का, यहां पर जब कॉपर एक्वस फॉर्म में होता है तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर +2 होती है, और अब 0 हो गई, यानी कॉपर का अपचयन हो गया। किसने कर दिया अपचयन? जिंक ने कर दिया, ठीक ना। तो जैसे ही कॉपर का अपचयन हो जाता है उसका रंग गायब हो जाएगा। ये थ्योरी होती है, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इधर उधर होते हैं, चेंज होते हैं, और ये जो कलर आता है ये इलेक्ट्रॉन्स से जुड़ा मामला होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट चेंज होता है, इसलिए कलर भी गायब हो जाता है। तो ये बेसिकली रीजन यही था आपका, मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम चिन्हों की अगर बात कर लें तो देखिए, अगर नेगेटिव पॉजिटिव में कंपेयर करना हो, जैसे आप अभी था ये, तो जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव में है, कॉपर का किस में है? पॉजिटिव में है। ये जैसे ही आप देख लें वैसे ही समझ जाए, जो नेगेटिव में है वो ज्यादा क्रियाशील है, जो पॉजिटिव में है वो कम क्रियाशील है, वो धातु। तो एक ज्यादा क्रियाशील धातु अपने से कम क्रियाशील धातु को हमेशा उसके लवण से विस्थापित कर देगी, ठीक है ना। तो शायद ये थ्योरी भी समझ में आ गई होगी आप लोगों को। ओके, तो इतना चीजें आप सीख गए। अब देखिए ध्यान से, और क्या इसमें जानकारी ले सकते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन आपसे पूछ ले रेडॉक्स युग्म के रूप में, ठीक ना, कि भाई ये रेडॉक्स युग्म है Li+/Li, और इस रेडॉक्स युग्म का विभव दे दे, तब भी आप इसे से कंपेयर कर सकते हैं, नहीं तो इंडिपेंडेंटली आप देखें उसकी वैल्यू 3.05, और एक दूसरा दे दे आपको Cu का, हम ले लेते हैं Cu++, ये दूसरे का रेडॉक्स युग्म हो गया 0.34 वोल्ट, ये दोनों हो गए ना। तो अभी तो आपके सब सामने है, एग्जाम्पल है, एक रेडॉक्स युग्म ये हो गया, एक रेडॉक्स युग्म ये हो गया, ठीक ना, यहाँ पर प्लस वैल्यू है इसकी। अब इसमें आपसे ऐसे ही पूछा जाए, ये सारी सीरीज ना हो आपके सामने, बस ये दो चीजें लिखी हो, तो पूछा जाए भाई इसमें कौन ज्यादा क्रियाशील होगा या किसकी अपचायक क्षमता ज्यादा होगी, तो आपको भी बताया था हमने कि जिसका जितना कम होगा उसकी अपचायक क्षमता उतनी ही ज्यादा होगी, जिसका मानक इलेक्ट्रोड हो। तो जाहिर सी बात है, चाहे रेडॉक्स युग्म के रूप में दिया जाए चाहे सिंपल मेटल के रूप में, आप बता सकते हैं कि चूंकि इसका कम है इसलिए ज्यादा क्रियाशील होगा, ज्यादा क्रियाशील है तब अपचायक क्षमता ज्यादा होगी, और इस कम क्रियाशील होगा इसकी अपचायक क्षमता कम, ठीक है ना। ऐसे ही बोल सकते हैं। इसके अलावा भी मान लीजिए इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि आपके पास 4 मेटल हैं A, B, C, D। अब तो यहाँ कोई एलिमेंट नहीं दिया गया ना, तो आप गेस तो नहीं कर पाएंगे। अब आपको सीधे थ्योरी से जुड़े रहना होगा। अगर आपकी थ्योरी अच्छी है, कॉन्सेप्ट आपने समझा है सही से, तो आप इसका आंसर दे लेंगे। तो जैसे एक मेटल है A, इसका मानक इलेक्ट्रोड विभव दिया गया है 0.50 वोल्ट, ठीक ना। हम ऐसे काल्पनिक रूप से लिख दे रहे हैं वैल्यू, इसका दिया है प्लस में है, इसका माइनस में है,
1.07 वोल्ट, और C का दिया है प्लस 0.80 वोल्ट, और D का दिया है -2.30 वोल्ट। ठीक है, आप इसमें मत ढूंढिएगा, मैंने ऐसे लिख दिया इसको। अब मान लीजिए क्वेश्चन बना दिया गया, कहा गया कि 4 धातुएं ABCD, ठीक है ना, इनके मानक इलेक्ट्रोड विभवों के मान ये हैं। तो इन धातुओं को इनकी अपचयक क्षमता के बढ़ते क्रम में पूछ सकता है या घटते क्रम में पूछ सकता है, कि इन धातुओं को इनकी अपचयक क्षमता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करिए। तो कैसे करेंगे आप लोग? तो लॉजिक आप यही लगाएंगे जो आपको अभी सिखाया हमने। तो अपचयक क्षमता किसकी ज्यादा होगी? रिलेशन आपने ढूंढा, टटोला, जो भी सिखाया, तो उसमें आपने कॉन्सेप्ट जो सीखा था उसमें यह बताया गया है कि जिसका मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान सबसे कम होगा, यानी नेगेटिव होगा, ठीक ना। तो पॉजिटिव और नेगेटिव में तो तुरंत अंतर कर लिए। अब नेगेटिव में 2 हैं तो उसमें देखेंगे किसका सबसे कम है, तो जिसका सबसे कम होगा उसकी अपचयक क्षमता सबसे ज्यादा होगी। चूंकि हमको बढ़ता क्रम देना है, इसमें भी बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं बढ़ता और घटता क्रम में। तो जब भी आपको बढ़ता क्रम देना हो तो आप सबसे कम वाले को पहले रखेंगे और आगे बढ़ते जाए तो हमको बढ़ता क्रम मिलना चाहिए। चलिए हम अरेंज करते हैं, देखिए। तो अपचयक क्षमता का बढ़ता क्रम लेना है हमको, ठीक ना। तो देखिए सबसे कम वैल्यू किसकी है? इस वाले की, डी वाले की। -2.30 सबसे कम होगा गणितीय रूप में, तो डी की अपचयक क्षमता सबसे ज्यादा हो गई। इसको सबसे लास्ट में रखना है और निशान लगाना है छोटे वाले का। फिर बी की होगी, फिर ए की होगी, और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है +0.80 सी का है, तो सी की होगी सबसे कम अपचयक क्षमता। तो अब देखिए हम आगे बढ़ते जाएं तो अपचयक क्षमता बढ़ती हुई मिलेगी। सी की सबसे कम, ए की उससे ज्यादा, बी की उससे भी ज्यादा, और डी की सबसे ज्यादा। तो ये सीक्वेंस और ये चिन्ह आप लोग लगाएंगे बढ़ते क्रम के लिए। घटते क्रम में ये चिन्ह लगेगा, और घटता क्रम अगर देना हो तो जो सबसे ज्यादा होगी वो पहले आ जाएगी, डी, बी, ए और सी। तो ये हो गया घटता क्रम और ये हो गया बढ़ता क्रम, ठीक ना। तो इसमें कंफ्यूज ना होइएगा आप लोग, ये आप बहुत ध्यान रखिएगा। ओके, तो ये जानकारी आपको हो गई। आप अपचयक क्षमता निकाल सकते हैं, आक्सीकारक क्षमता का पता लगा सकते हैं, ठीक ना। अपचयित होने की प्रवृत्ति, आक्सीकृत होने की प्रवृत्ति, ये सारी आप चीजें पता कर सकते हैं इन वैल्यूज को देख करके, या रेडॉक्स युग्म का मान देख करके, ठीक है ना। बात एक ही है। ओके, अब इसमें एक चीज और बताते हैं आपको, कॉन्सेप्ट है ये, काम आता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत काम आएगा, ठीक ना। जैसे मान लीजिए कहीं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और ऐसे लिखा हुआ मिल गया, ऐसे लिखा हुआ Zn/SCl, तो आप इसके बारे में क्या अनुमान लगाएंगे, क्या कर रहा होगा ये, ठीक है ना। तो अभी जो हम कॉन्सेप्ट बताएंगे उससे आपको इसका मीनिंग समझ में आएगा। कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए ध्यान से, कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो धातुएं, देखिए ये जो धातुएं हाइड्रोजन से ऊपर प्लेस्ड हैं, ये सही टर्म बहुत नहीं होगा जो बोल रहे हैं, अब वो उससे ज्यादा अच्छा टर्म है। अर्थात जो धातुएं या वह धातुएं जिनका मानक अपचयन विभव का मान ऋणात्मक है, देखिए ऋणात्मक है सबका, और ऊपर भी है। तो जिन धातुओं के इलेक्ट्रोड विभव के मान ऋणात्मक है, वह सारी धातुएं अम्ल के जलीय विलयन से, अम्ल का जलीय विलयन अगर आपने रखा है तो उससे अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करेंगी। मेनली वो बनाएंगे निसेंट हाइड्रोजन, लेकिन अगर कोई नहीं मिलेगा तो आपस में वो जुड़ जाएंगी, हाइड्रोजन गैस बन जाएगी, ठीक ना। बेसिकली ये होता है, यहां मिटा के लिख समझाते हैं आपको। देखिए अब ये रिलेशन हम मिटा देंगे, अब तक आपने नोट कर लिया होगा इनको, ठीक है ना। ये हो गया। देखिए जैसे हमने जिंक को डाला इसमें और HCl एक्वस सॉल्यूशन है ये, तो ये दोनों रिएक्ट करेंगे, क्या बनेगा, ZnCl2 + 2H बनेगा ऐसे।
लेकिन अब यहाँ पर और कुछ नहीं है, तो ये जो दोनों नेसेंट यानी नवजात हाइड्रोजन बने हैं ये आपस में ही जुड़ जाएंगे और क्या बना लेंगे, H2, और H2 गैस के फॉर्म में बाहर निकल जाएंगे। लेकिन अगर उसी मिक्सचर में कोई और पदार्थ है जो अपचयित हो सकता है, तो ये तुरंत, चूंकि बहुत रिएक्टिव होती हैं, तुरंत उसको अपचयित कर देंगी। ओके, तो अगर ये कहीं एरो पर लिखा हुआ है Zn/HCl या ZnHgHCl, तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि ये जो दोनों युग्म हैं आपस में मिल करके क्या काम करेंगे, अपचायक की तरह व्यवहार कर रहे हैं, अर्थात अपचयन करने का काम करेंगे। ठीक ना? तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसा बहुत लिखा मिलेगा आपको, और लॉजिक यहां से मिलेगा। तो ये कपल एक अपचयक की भांति व्यवहार करेगा। इसी तरह से अगर ऐसे लिखा मिल जाए ZnHg/HCl, ये भी वही काम करेगा। Zn/CS3COOH, ये भी अपचयक की तरह व्यवहार करेगा। ये एसिड है, ये जिंक है, जिंक यानी मेटल को जब भी एसिड में डाला जाएगा तुरंत फिर से वही हाइड्रोजन जनरेट होगी, और वो हाइड्रोजन ऑर्गेनिक कंपाउंड को यानी कार्बनिक यौगिक को अपचयित कर देगी। ठीक है ना? तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि वह धातुएं जिनके इलेक्ट्रोड विभव का मान ऋणात्मक है वो अम्लों से हाइड्रोजन विस्थापित करती है। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई होगी। और ये धातुएं हैं जिनके धनात्मक हैं, ये अम्लों से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं कर सकती। ये छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं जिससे ये पता चलता है कि हम रिएक्शन को सही ढंग से कर सकते हैं। जैसे अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है या आपने पढ़ लिया है, उनको अप्लाई करना नहीं सीखा है, तब भी समस्या है। और बहुत लोग इस सारे फैक्ट उनको याद रहते हैं, रटे रहते हैं, फिर भी वो क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि जिस चैप्टर को हम पढ़ते हैं उसका कहाँ कहाँ एप्लीकेशन हो सकता है, इस बारे में हम लगातार सोचते रहें। इसी को कहते हैं लिंक करना, जोड़ना और अपने ज्ञान का अनुप्रयोग कर लेना। इसकी बात मैं बहुत करता रहता हूँ। तो आपने लॉजिक यहाँ सब पढ़े, लेकिन इन लॉजिक का यूज़ करना भी आना चाहिए, इस्तेमाल करना आना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपके सामने लिखा हुआ है Zn+H2SO4, ठीक ना, कंसंट्रेट हो चाहे डाइल्यूट हो। तो जिंक रिएक्शन कर गया, जिंक सल्फेट बन गया प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो गई। अब मान लीजिए आपके सामने हमने कॉपर रख दिया और कंसंट्रेट H2SO4 ले लिया, तो क्या होगा? ठीक ना? क्या करेंगे आप लोग? ये HNO3 ले लिया हमने, तो इसमें क्या होगा कि कॉपर सल्फेट साल्ट बन जाएगा, लेकिन हाइड्रोजन गैस नहीं जनरेट हो सकती। ध्यान रखिएगा इस बात का, इसमें हाइड्रोजन गैस जनरेट नहीं होगी। ठीक है ना? क्योंकि हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, मानक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वो 0 है, यानी कॉपर वाले से कम है। तो इसका मतलब कॉपर हाइड्रोजन को अपचयित नहीं कर सकता। ठीक है? तो यहां पर क्या रिएक्शन हो सकती है H2SO4 के साथ? अगर यहाँ HNO3 लिख दें तब भी क्या हो सकता है? ठीक ना? मान लो यहां पर हम HNO3 लिख दें तो क्या हो जाएगा? तो कॉपर या इनमें से कोई भी मेटल अगर मान लीजिए किसी स्थिति में वो रिएक्ट भी करती हैं, तो ये बात आपके माइंड में एकदम से रहनी चाहिए कि हाइड्रोजन तो नहीं लिबरेट होगी। अगर ये सारी धातुएं होती तो हाइड्रोजन गैस निकल सकती थी, लेकिन इसके साथ तो नहीं निकलेगी, कॉपर के साथ। तो क्या रिएक्शन हो सकता है यहाँ पर? इसका रिएक्शन ये हो जाएगा, कॉपर सल्फेट तो बनेगा, SO2 गैस बन सकती है और वाटर निकल सकता है। ये चीजें आगे आ जाएंगी। ठीक ना? ऐसे ही मान लीजिए अगर हम यहाँ पर HNO3 से रिएक्शन कराएं, ये भी एक अम्ल है, तो इस अम्ल से कॉपर रिएक्ट करेगा, लेकिन हाइड्रोजन गैस यहाँ भी नहीं निकलेगी। क्या होगा? यहाँ पर कॉपर नाइट्रेट बन जाएगा और प्लस NO2 होगा और प्लस वाटर बनेगा। आप बैलेंस कर सकते हैं इसको, रिएक्शन को, लेकिन मैंने प्रोडक्ट सब बता दिए। इन तीनों के अलावा और प्रोडक्ट नहीं होता है, यही बनेगा। ठीक है ना? तो ये लॉजिक अगर आपको पता है कि हाँ ये मेटल है, ये तो निकाल सकती है हाइड्रोजन, लेकिन ये नहीं निकालेगी, तो आपको ऐसी रिएक्शंस को मेमोराइज करने में काफ़ी हेल्प मिलती है। आपके पास एक लॉजिक होता, नहीं तो ऐसे तो पूरा रटना पड़ता है आपको। ठीक है? तो ये भी पॉइंट्स आप ध्यान में रखेंगे। बात क्लियर हो चुकी होगी।
तो ये रिएक्टिविटी का हमने बता दिया आपको। और हाइड्रोजन से ये लोग क्या कर सकते हैं, विस्थापित कर सकते हैं हाइड्रोजन को, ये भी लॉजिक समझ में आ गया होगा। यानी ये सब धातुएं नहीं कर सकती हैं। अब अगर अधातुओं में हम कंपैरिजन करें, अधातुओं में कौन कौन सा है, मान लीजिए हमारे पास Cl2 है और Br2 है, I2 है और F2 है। तो आप यहाँ देखें F2 का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है, यानी इसकी आक्सीकारक क्षमता सबसे ज़्यादा है। आक्सीकारक क्षमता का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति सबसे ज़्यादा है। तो आयोडीन की सबसे कम हो जाएगी, ब्रोमीन की उससे ज़्यादा, और क्लोरीन की उससे ज़्यादा, फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा। तो सबसे प्रबल आक्सीकारक आपका क्या है, फ्लोरीन हो गया यहाँ पर अधातु में। ओके, धातुएं तो ऐसे भी नहीं होती हैं, अधातुओं में फ्लोरीन आ गया। यहाँ पर जितने दिए गए हैं उनमें सबसे ज़्यादा फ्लोरीन का है, ठीक ना, वैसे भी और ज़्यादा होता है इसका। ओके, तो इनके लिए आक्सीकारक क्षमता का क्रम पूछा जाएगा। तो अपचयक क्षमता का अगर ये घटता क्रम है तो आक्सीकारक क्षमता का बढ़ता क्रम जरूर होगा, इतना आप लोग जरूर कर लीजिएगा। ओके, तो ये था विद्युत रासायनिक श्रेणी से आप तमाम चीजें अनुमान लगा सकते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ एक क्वेश्चन देके पूछा था अपचयक क्षमता का घटता बढ़ता क्रम दीजिए, यही सेम क्वेश्चन दे करके आपसे पूछा सकता है क्रियाशीलता का घटता बढ़ता क्रम दीजिए धातुओं में, तो भी आप बता सकते हैं आराम से। सेम वही सीक्वेंस, जो अपचयक क्षमता का वही क्रियाशीलता का, ठीक है ना, धातुओं में यहाँ पे बात है। तो ये पूरा आपका कंप्लीट हो गया, इतनी जानकारी आप इसमें से निकाल सकते हैं। बाकी क्वेश्चन तरह तरह के बन जाएंगे, पता नहीं क्या पूछ लिया जाए, लेकिन आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप एक्सप्लेन कर लेंगे। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन और हम पूछते हैं आपसे सब, चलिए देखिए, जैसे मान लीजिए ये मेटल का हमने लिख रखा है सीक्वेंस कि पहले लिथियम है, लिथियम का सबसे ज़्यादा होगा अपचयक क्षमता, या यूँ कह लीजिए इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सबसे कम होता है। तो ये सीक्वेंस है इनकी क्रियाशीलता का, इनकी अपचयक क्षमता के घटने का, क्रियाशीलता के घटने का, ठीक है, सारा क्रम है ये। अब आप इस क्रम को कैसे याद रखोगे, देखिए निमोनिक्स क्या है इसकी, तो जो लेटर हैं उन्हीं से हम निकालते हैं। इसको लिख लेते हैं ली, LI से ली कर लिया, का है उसके बदले हम लिख लें, के से का होता है, KH खा भी हो जाता है, तो इससे आ जाएगा अर्थ। नहीं तो आप ऐसे लिख लो, केवल का कर लो लिख, और BA से हो जाएगा बा, SR का हो जाएगा सर, CA से का कर लिया हमने, और ना ऐसे मग कर लेते हैं, मग, अल, और ये हो गया मन, और ये हो गया जन। अब इसको भी हम कर ही मान लेते हैं, CR है तो कर लेते हैं, ठीक ना। और चाहो तो आप दोनों कर सकते हो, सर कर लो, लेकिन यहाँ पर सर एक बार आ चुका है तो यहाँ पर कर लीजिए, CR कर, और कर से क्रोमियम हो जाएगा फ्री, ठीक ना। इस लेटर को कोई मीनिंग नहीं है, और इसको ऐसे एज इट इज याद कर लीजिए, कड को नी सन, और ये है लेड, लेड का सिंबल आपको पता ही होता है। तो ये सेंटेंस थोड़ा सा ठीक ठाक हो जाएगा, निमोनिक्स बन जाएगी अच्छी सी, जो आप कम इफर्ट में आसानी से याद कर सकते हैं। देखिए कैसे करना है, यहां पर हमने लिखा है लिख, आप इसको लिख करके सोचिएगा, जैसे लिख मतलब लिखना होता है, तो लिख बासर का नामग अलमंजन, लिख बासर का नामग अलमंजन, कर फ्री, वैसे सरफ्री होता है, जैसे एक लेटर मतलब एक वर्ड होता है ना, सरफिरा, सरफिरा आदमी है, सरफिरा ये है वो है, तो उसी से जुड़ा हुआ ये थोड़ा सा टर्म है, कर फ्री कर लो इसको आप। तो कर फ्री, तो इसमें री का कोई मतलब नहीं निकलेगा, बस कर मतलब CR हो जाएगा, फी री का छोड़ दीजिएगा, कर फ्री, कड़ को निशन लेट, कड को निशन लेट, तो सारा आपका क्लियर हो जाएगा, सबका मीनिंग लिखा हुआ है। ली का मतलब LI के सब पूरा, ठीक ना। CD मतलब कड, CO कोबाल्ट है, कोबाल्ट का मतलब को हो गया, नी NI सन SN टिन हो गया ये, और लेट।
तो इतनी सारी मेटल्स को आपने इंक्लूड कर लिया इस निमोनिक्स के अंदर। अब बचती हैं कौन सी मेटल? एक तो कॉपर, Ag, Hg बच रहा है, Au बच रहा है। इनको आप अलग से भी 4 मेटल्स हैं, इनको आप बना लीजिएगा, कुछ भी बना लीजिए, ठीक ना। इनकी निमोनिक्स आप तैयार कर लीजिए तो सारी मेटल इंक्लूड हो जाएंगी। ओके, नहीं तो 4 हैं, इनको ऐसे ही याद कर लीजिए। सीक्वेंस क्या है कि कॉपर सबसे ऊपर रहेगी, फिर उसके बाद में उसके नीचे है Ag है, ठीक ना, फिर Hg है, फिर Au है। 4 ही मेटल है, इनको ऐसे तैयार कर लीजिए, ठीक ना, कुछ भी बन जाएगा। कुआग, कु आग, Ag से आग हो गया, HgAu, मतलब आप निमोनिक्स बनाना चाहें तो बना लीजिएगा, लेकिन मेजर पोर्शन आपका कवर हो गया, ठीक ना। तो इससे आपको सीक्वेंस भी याद है, आप इसको मेमोराइज करके आप तुरंत क्रॉस चेक कर लीजिए कि जो मैंने आंसर किया है वो सही है अथवा गलत है, ठीक है ना। तो ये थी आपकी विद्युत रासायनिक श्रेणी, और इनसे आपने इतनी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन निकाली है और इनका आगे यूज भी करना है। ओके, ये था विद्युत रासायनिक श्रेणी जो आपका फिनिश होता है, ठीक है ना। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, धन्यवाद।